हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट पार्ट, जो कि बहुत ज्यादा अवेटेड था। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको नवंबर 23 की अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाला हूं। और इतना ही नहीं, मई 23 की भी अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाला हूं। इसका रीजन ये है कि नवंबर 23 में कुछ ऐसी खास अमेंडमेंट नहीं आई है, बट मई 23 के लिए जो अमेंडमेंट्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो एग्जाम में आने के चांसेस उसके भी बहुत ज्यादा है। आप ये मान सकते हो कि हाईली एक्सपेक्टेड है कि इस वीडियो से 5 मार्क्स का आपको एग्जाम में दिख जाएगा, अगर वो सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। और एमसीक्यू में मान लो 1-2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो टोटल में अराउंड 12 अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उसमें से 3 अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बाकी की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए कि अगर एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया तो आपको सही आंसर टिक करते आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ही पहले कराऊंगा, वो तीनों जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप एग्जाम में एक्सपेक्ट उन्हें कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट है बेटा। इसमें हम जानते हैं कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं होती, यानी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। और हम इसमें क्या चेक करते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल चेक करते थे और टर्नओवर चेक करते थे। पहले बेटा ये अमाउंट पेड अप शेयर कैपिटल का मैक्सिमम 2 करोड़ हुआ करता था और टर्नओवर का 20 करोड़ हुआ करता था। लेकिन अमेंडमेंट की वजह से ये अमाउंट कितना हो चुका है? 0 से 4 करोड़। यानी अब आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है स्मॉल कंपनी होने के लिए, वो 0 से लेकर 4 करोड़ के बीच हो सकती है और टर्नओवर की 0 से लेकर 40 करोड़ के बीच हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। खैर, ये वाली अमेंडमेंट ऑलरेडी क्लास में भी कवर हो चुकी थी क्योंकि पुरानी अमेंडमेंट है, बट फिर भी क्योंकि ये पिछली बार एग्जाम में नहीं आई थी, तो इस बार बेटा बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के लिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे, मैं एक आपको क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है? उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। मान लो एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 3 करोड़ और जिसका टर्नओवर है 35 करोड़। तो क्या इस कंपनी को प्राइवेट कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है? क्या इस कंपनी, तो क्या देखो, पहले चेक करो क्या ये अदर देन पब्लिक कंपनी है? देखो प्राइवेट है ना, द आंसर इज यस। सेकंड चेक करो कि क्या इसका पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ है, 3 करोड़ तक है, सो द आंसर इज यस। क्या इसका टर्नओवर अप टू 40 करोड़ है, 35 करोड़ तक है, सो द आंसर इज यस। यानी ये कंपनी क्या है? एक स्मॉल कंपनी का दर्जा इसे दिया जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जेड लिमिटेड, ठीक है? जेड लिमिटेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 4 करोड़ और जिसका टर्नओवर है 40 करोड़। तो क्या ये कंपनी बन सकती है? तो बेटा देखो, अदर देन पब्लिक कंपनी है क्या? नहीं, ये तो पब्लिक कंपनी ही है, तो ये अदर देन पब्लिक कंपनी नहीं है। क्या इसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक है? यस। क्या इसका टर्नओवर 4 करोड़ तक है? यस। बट ये फिर भी एक स्मॉल कंपनी नहीं है, नॉट अ स्मॉल कंपनी। तो तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, अदर देन पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक और टर्नओवर 40 करोड़ तक, तभी हम इस कंपनी को क्या दे सकते हैं? स्मॉल कंपनी का दर्जा दे सकते हैं। और कुछ कंपनियां हैं जो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, जैसे कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी या ऐसी कंपनी जिस पर कोई स्पेशल एक्ट लगता हो। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मेरे बच्चा है सीएसआर वाले पोर्शन में। सीएसआर के ऊपर बहुत सेक्शन 135 में अमेंडमेंट डाली गई है। क्या अमेंडमेंट है? रूल्स में है मेनली अमेंडमेंट। देखो, पहले मैंने आपको सिखाया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो। सो पहले मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक कंपनी सीएसआर में कवर हो जाती है तो कम से कम उसे 3 सालों तक तो सीएसआर के प्रोविजन लगते ही हैं। यानी हम जब तक वो 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली सीएसआर के दायरे से बाहर नहीं हो जाती, तब तक उस पर सीएसआर लग जाता है। बट अब ये पॉइंट कट हो चुका है और नया पॉइंट ये आ गया है
कि सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी अब कैसे चेक होगी, ईयर ऑन ईयर चेक करी जाएगी। कैसे चेक करी जाएगी, ईयर ऑन ईयर चेक करी जाएगी। हम इसे क्लास में ये वाले पॉइंट को, 3 साल वाले पॉइंट को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल लेते थे और थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, बट अब ये बहुत ही आसान हो चुका है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक कंपनी है जो 1 अप्रैल 22 को इनकॉर्पोरेट हुई और उसके फर्स्ट ईयर में उसका नेट प्रॉफिट 10 करोड़ था। तो सीएसआर प्रोविजन लगने के लिए एक कंडीशन क्या थी कि भैया अगर आपका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है तो भैया आपको लग सकता है सीएसआर का प्रोविजन। मुझे बताओ क्या इस ईयर में इस कंपनी को सीएसआर लगेगा या नहीं? तो सीएसआर देखने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले साल का डेटा देखते हैं। तो पिछले साल तो ये कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, तो यानी नो। क्यों? क्योंकि पिछले साल का में कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। बट ईयर 23-24 में कंपनी ने 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, क्या इस साल इस कंपनी को सीएसआर लगेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि हम देखेंगे पिछले साल का प्रॉफिट। क्या पिछले साल का प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है? करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं देखते बेटा, पिछले साल का प्रॉफिट देखते हैं। क्या पिछले साल का प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा था? द आंसर इज यस, तो इसे सीएसआर प्रोविजन लगेंगे। नेक्स्ट, ईयर 24-25 में क्या इस कंपनी को सीएसआर का प्रोविजन लगेगा? तो लॉ कहता है द आंसर इज, आपको क्या चेक करना है, पिछले साल का चेक करना है। इस ईयर में पिछले साल क्या 5 करोड़ से ज्यादा था? द आंसर इज नो, तो इस साल कंपनी को सीएसआर प्रोविजन नहीं लगेंगे। यही लॉ में चेंज आया बेटा। पहले यहां पर क्या हुआ करता था, यस हुआ करता था, क्योंकि हम कहते थे एक बार अगर कंपनी को सीएसआर लग गया तो कम से कम 3 साल तक तो उसे सीएसआर लगेगा ही लगेगा। बट अब ऐसा नहीं है, अब कंपनी को सिर्फ क्या चेक करना होता है, पिछले साल का डाटा चेक करके इस साल का आंसर दे देना होता है। अच्छा मुझे बताओ, क्या 25-26 में ये कंपनी को सीएसआर लगेगा? तो बेटा पिछले साल का डाटा क्या 5 करोड़ से ऊपर था? द आंसर इज यस। आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज टोटली क्लियर टू यू कि क्या चेंज आया है। अब सीएसआर की जो एप्लीकेबिलिटी है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखी जाएगी, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखी जाएगी। नेक्स्ट, एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉर यू। क्या अमेंडमेंट है कि भैया कंपनी जो है, अगर कोई कंपनी इंपैक्ट असेसमेंट करती है, इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब होता है कि सीएसआर के जो प्रोजेक्ट लिए थे उससे सच में किसी का भला हुआ भी नहीं हुआ, उससे कितना इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ा, उसको बोलते हैं इंपैक्ट असेसमेंट। और ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराया जाता है, उसको फीस दी जाती है और इसमें लगता है खर्चा। तो अगर कोई कंपनी इंपैक्ट असेसमेंट कराती है तो वो कितने खर्चे को सीएसआर के अंदर बुक कर सकती है, कितने खर्चे को सीएसआर के नाम पर बुक कर सकती है, इंपैक्ट असेसमेंट का खर्चा। तो पहले ये लॉ हुआ करता था, उस साल के सीएसआर के खर्चे का 5% या 50 लाख, दोनों में से जो भी लोअर हुआ करता था। ये पहले का लॉ था। अब ये क्या हो गया बेटा, कट हो गया है। अब नया लॉ देखिए, आपको ग्रीन में दिख जाएगा। नया लॉ ये है कि अब हम टोटल सीएसआर खर्चे का 2% देखते हैं या 50 लाख, और उसमें अब लेस नहीं करते, विच एवर इज हायर देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल। मान लो एक कंपनी का सीएसआर का खर्चा 100 करोड़ रुपए है, तो अब हम इंपैक्ट असेसमेंट का मैक्सिमम खर्चा जो सीएसआर में बुक हो सकता है वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, 2% ऑफ 100 करोड़ और रुपीज 50 लाख। 2% ऑफ 100 करोड़ कितना आएगा? दैट इज 2 करोड़। 2 करोड़ और 50 लाख, विच एवर इज हायर। तो कितना मैक्सिमम खर्चा इंपैक्ट असेसमेंट का सीएसआर में बुक कर सकती है? दैट इज 2 करोड़ रुपीस, दैट इज 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो अब ये आंसर आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में आने का चांस नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये एमसीक्यू में डाला जाएगा। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। तो ये हो गई बेटा आपकी 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, उसके बाद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए। सीएसआर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी चेंज हुए हैं, वो भी आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि जो कंपनी होती है वो अपनी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो एओसी 4 में फाइल करती है। कुछ कंपनी एओसी 4 में करती है बट एक्सबीआरएल फॉर्मेट में करती है,
और अगर एनबीएफसी कंपनी है तो एओसी फॉर एनबीएफ फॉर्म में करती है। लॉ कहता है, नया चेंज ये आया है कि अब इन कंपनी को अगर सीएसआर लगता है तो इन्हें सीएसआर की रिपोर्ट सीएसआर 2 फॉर्म में एज अडेंडम इनकी अटैचमेंट करके फाइल करनी पड़ेगी। कौन से फॉर्म में? फाइल सीएसआर 2 में। ठीक है, छोटा सा अमेंडमेंट है। उसके बाद अगर कोई कंपनी जिसका कोई पैसा अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में पड़ा है, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में पैसा कब जाता है बच्चों? जब कंपनी कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट लेती है, दैट इज जो कि मल्टीपल ईयर्स में फैला होता है ना। तो अगर कंपनी के पास कोई अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में पैसा पड़ा है तो उस कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, उस कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि भैया उस पैसे को जो अनस्पेंड पड़ा है उसको अभी प्रोजेक्ट में पूरा करके पूरा भी तो करना है ना। यस सर। चलिए अब और छोटे मोटे चेंजेस पर चलते हैं, आ जाइए फटाफट। अमेंडमेंट नंबर 1, दिस अमेंडमेंट नंबर 1, देखो हमने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर में यह पढ़ा था कि कोई भी कंपनी अगर सिक्योरिटी अलॉट करती है, क्या अलॉट करती है? सिक्योरिटी, चाहे वो फिर शेयर हो चाहे वो फिर डिवेंचर हो, तो कंपनी को क्या फाइल करना होता है? पास 3 फॉर्म आरओसी के पास फाइल करना होता है। उसमें एक रूल हुआ करता था, रूल 12, उसमें एक बात लिखी थी सब रूल 6 में कि अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो कंपनी ने अलॉटमेंट तो करी है सिक्योरिटी की, पास 3 फॉर्म तो फाइल करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ बोनस शेयर के केस में एक चीज अटैच होती थी। क्या अटैच होती थी? बोनस शेयर्स को अप्रूव करने वाला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास 3 फॉर्म के साथ अटैच होकर जाता था, लेकिन लॉ ने अब इस सब रूल को क्या कर दिया है? ओमिट कर दिया है। यानी आज की तारीख में अगर कोई कंपनी बोनस शेयर्स दे रही है तो उसको आरओसी के साथ पास 3 फॉर्म तो फाइल करना है, लेकिन उस फॉर्म के साथ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कॉपी अटैच करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट मेरे बच्चा, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 पर्सन कंपनी में हमें रिटर्न कंसेंट लेनी होती है नॉमिनी की। क्या लेनी होती है? रिटर्न कंसेंट लेनी होती है कि नॉमिनी भी कंपनी में नॉमिनी बनने के लिए रेडी है, उससे पूछना पड़ता है, उससे रिटर्न कंसेंट लेनी होती है। इसके लिए पहले INC 3 फॉर्म हुआ करता था। कौन सा फॉर्म? INC 3 फॉर्म। यह फॉर्म अब डिलीट हो गया है, मतलब रिटर्न कंसेंट तो लेनी है बट इस फॉर्मेट में लेने की जरूरत नहीं है, यानी INC 3 फॉर्म में लेने की जरूरत अब नहीं रही। तो नॉर्मली नॉमिनी कब सेलेक्ट होता है? एक होता है कंपनी बनने पर, जब 1 पर्सन कंपनी बन रही होती है, और दूसरा जब नॉमिनी चेंज होता है तब। करेक्ट? तो लॉ कहता है अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 पर्सन कंपनी, तो आप स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करते हो, दैट इज INC 32, उसी में ही कंसेंट भर देगा वो, अलग से INC 3 फॉर्म भर के अटैच करने की जरूरत अब नहीं रही। और अगर फ्यूचर में चेंज हो रही है तो नॉर्मल पेपर में कंसेंट देके काम चल जाएगा, INC 3 फॉर्मेट लगाने की जरूरत अब नहीं रही। नेक्स्ट एक और अमेंडमेंट आता है बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड। नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो 200 लोगों को कर सकती है, और उन्हें क्या बेचती है? कंपनी बेचती है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर भेजा जाता है। तो कंपनी, अमेंडमेंट सुनो क्या आया है, कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजती है, अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजती है ऐसे इंसान को, ऐसे पर्सन को जो कि या तो नेशनल है ऐसी कंट्री का जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है, यानी पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, ऐसी कंट्री का वो वासी है, या ऐसी कंट्री में उस बॉडी कॉर्पोरेट का जन्म हुआ है, तो कंपनी भैया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कैसे करेगी? पहले हमें ये मेक श्योर उससे क्या लेना पड़ेगा? इन पर्सन को ना गवर्नमेंट से लेना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स के अंदर एक अप्रूवल। तो अगर कोई कंपनी, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो XYZ लिमिटेड है जो कि अलीबाबा इंक चाइना को क्या देना चाहती है? प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है, इसे अपने कुछ शेयर्स ऑफर करना चाहती है प्राइवेट प्लेसमेंट में। अब अलीबाबा इंक कहां का है? चाइना का है। क्या चाइना के साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है?
द आंसर इज यस। तो लॉ कहता है ये कंपनी इस अलीबाबा को तब तक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर नहीं दे सकती जब तक इसने गवर्नमेंट का अप्रूवल ना ले लियो। कौन सी गवर्नमेंट का भाई? हमारी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर रहे हो। और कौन से रूल में? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स में। और ये लेने के बाद इसे अटैच भी करना पड़ेगा। किस में अटैच करना पड़ेगा? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर में अटैच करना पड़ेगा, तभी ये किया जा सकता है। तभी ये एक नई कंडीशन है, पहले ये कंडीशन नहीं होती है। मुझे लगता है ये हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिपॉजिट चैप्टर से कि कंपनी को ना हर साल के 30 जून से पहले, हर साल के 30 जून या 30 जून से पहले आरओसी के पास एक फॉर्म फाइल करना पड़ता था DPT3 नाम का, जिसमें वो इंफॉर्मेशन होती थी जो हम ड्यूली अपने ऑडिटर से ऑडिट कराते थे। अब यहां पर अमेंडमेंट क्या है? देखिए ग्रीन में अमेंडमेंट है कि अब आपको DPT3 तो फाइल करना ही है, लेकिन ऑडिटर की एक डिक्लेरेशन भी सबमिट होगी DPT3 फॉर्म में कि उसने ऑडिट किया है इस इंफॉर्मेशन का। इस चीज की एक डिक्लेरेशन भी सबमिट की जाएगी DPT, यानी पहले कंपनी DPT3 फॉर्म फाइल करती थी। अब साथ में एडिशनल पॉइंट क्या आ गया कि भैया ऑडिटर जिसने ऑडिट किया है DPT3 फॉर्म में इंफॉर्मेशन का, उसको ये डिक्लेरेशन लिखकर देना होगा कि हां मैंने इस इंफॉर्मेशन का ऑडिट किया है, मैंने इस इंफॉर्मेशन का ऑडिट किया है। ओके सर। नेक्स्ट आता है, एक नया पॉइंट ऐड हुआ है बेटा, ठीक है, चार्जेस चैप्टर में एक नया पॉइंट ऐड हुआ है। क्या पॉइंट ऐड हुआ है कि देखो, नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर एक कोई नॉर्मल कंपनी चार्ज क्रिएट करती है तो उसे आरओसी के पास वो चार्ज रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है ना? चार्ज रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है। लेकिन एक नया सब रूल ऐड हुआ है। ये क्या बोलता है? ये कहता है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी आरबीआई से लोन लेती है, अगर कोई बैंकिंग कंपनी आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है, आरबीआई से लोन लेती है और आरबीआई के फेवर में लोन लेने के बाद कोई चार्ज क्रिएट करती है या किसी पुराने चार्ज को मॉडिफाई करती है, तो उसे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, उसे रूल 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब उसे ये इतने झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वगैरह के, कोई दिक्कत की बात उस कंपनी को नहीं है। यानी नॉर्मली जो कंपनी आरओसी के पास अपने चार्ज रजिस्टर कराती है, लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी आरबीआई के फेवर में कोई चार्ज क्रिएट कराती है तो उसको रूल 3 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है चार्जेस चैप्टर में ही कि अगर कोई कंपनी रेजोल्यूशन में है, रेजोल्यूशन में बेटा कोई कंपनी अगर क्रेडिटर का पैसा नहीं दे पाती है तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में क्रेडिटर उस कंपनी को घसीट के कहां ले जाता है? ट्राइब्यूनल के पास ले जाता है। और फिर कंपनी की हालत देखकर क्या होता है? एक प्लान बनाया जाता है जिसको हम रेजोल्यूशन प्लान बोलते हैं। तो अगर कंपनी आईबीसी में रेजोल्यूशन प्लान के अंदर है या कंपनी अगर लिक्विडेशन प्रोसेस में है, तो जो चार्ज क्रिएट हुआ है, जो चार्जेस से रिलेटेड फॉर्म जो कंपनी को भरने होते हैं, जैसे कि CHG1, CHG4, CHG8, CHG9, ये जो कंपनी को फॉर्म्स भरने होते हैं, अब कंपनी तो भैया हट गई, अब कौन भरेगा? तो वहां पर कह रहे हैं अगर कंपनी रेजोल्यूशन में है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन में जा चुकी है, तो कंपनी के बिहाफ पर वो फॉर्म कौन साइन करता है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल साइन करता है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल साइन करता है। और अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा चुकी है तो कंपनी का लिक्विडेटर इन फॉर्म्स को, ई फॉर्म्स को साइन करेगा। इन फॉर्म्स को कंपनी के बिहाफ पर साइन करने वाला है। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन 94 में अमेंडमेंट। सेक्शन 94 में क्या अमेंडमेंट है? बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट। देखो, सेक्शन 94 मेंबर्स को पावर देता है। क्या पावर देता है? कि वो मेंबर के रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई एक्सट्रैक्ट, कोई हिस्सा ले सकते हैं या उसकी कोई कॉपी ले सकते हैं। ये पावर मेंबर्स के पास है। अब लॉ में चेंज ये आ गया कि आप रजिस्टर तो देख सकते हो, आप रजिस्टर की कॉपी तो ले सकते हो, आप रजिस्टर का एक्सट्रैक्ट तो ले सकते हो, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ रजिस्टर ऑफ मेंबर की शेयर नहीं करी जाएगी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम नहीं देख पाएंगे? एक तो हम उनका पता नहीं देख पाएंगे, एड्रेस नहीं देख पाएंगे, और अगर वो मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो हम उसका रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं देख पाएंगे।
हम उसका ईमेल आईडी नहीं देख पाएंगे, हम उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं देख पाएंगे और हम उसका पैन नहीं देख पाएंगे। यानी अगर कोई मेंबर कंपनी के पास आज की तारीख में रजिस्टर ऑफ मेंबर को इंस्पेक्ट करने जाता है तो उसे रजिस्टर ऑफ मेंबर दिखाया जाएगा, लेकिन उसके साथ ये वाली डिटेल्स मेंबर्स की शेयर नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल डिटेल्स है, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो इसको हम शेयर नहीं करे जाएंगे, इसको आपके साथ शेयर नहीं करा जाएगा। चलिए, तो यहां पर बेटा हमारी जो है सारी मेन अमेंडमेंट्स खत्म होती है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बता दी है। ये फाइल जो हैंड रिटन नोट्स की है, ये मैं आपको नोट्स में यूट्यूब वीडियो के लिंक में ही दे दूंगा ताकि आप वहां से इन अमेंडमेंट्स को पढ़ सकें, और जिस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उसको तो अच्छे से आप करके जाइएगा, ठीक है।